नमस्कार। देख रहे हैं आप संतोष पाठक ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। इस देश के एक संवैधानिक संस्था ने दावा किया था सफाई करने का, और सफाई ऐसी कर दी कि उसमें और ज्यादा गंदगी को उन्होंने डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखकर हैरान रह गए। और 24 घंटे बाद चुनाव आयोग को अब तमाम आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट में रखना पड़ेगा। बल्कि मैं यूं कहूं कि अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि कल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम आंकड़ों को रखना पड़ेगा। और अब इस देश की बड़ी पंचायत को यह तय करना पड़ेगा कि क्या फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा, क्या फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर मतदान होगा। और जो चुनाव आयोग को जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लगातार ये धमकाते हुए हड़काते हुए नजर आए थे कि कोई भी गड़बड़ी मिली तो पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया को हम रद्द कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सवाल उठ रहा है कि भैया ये कब तक धमकाते ही रहोगे, तल्ख टिप्पणी ही करते रहोगे, बार बार याचिकाकर्ता आपके सामने सारे सबूत रखते जा रहे हैं, तमाम तथ्य रखते जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ टिप्पणियों में ही कड़ी बातें बोल रहे हो, फैसलों में वो कड़ी बात कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और न्यायपालिका की साख पर भी क्यों सवाल खड़ा हो रहा है? एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, जाइएगा नहीं। अगले कुछ मिनट इस बड़ी खबर में हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव जी। अपने यहाँ कहा जाता है कि शुद्धता जांचिए, ये शुद्ध घी है, ये शुद्ध दूध है। लेकिन अगर पूरे दूध में वो चाहे 1 लीटर हो, चाहे 5 लीटर हो, चाहे 500 लीटर हो, चाहे पूरा ड्रम 2000 लीटर का हो, अगर एक मक्खी भी पड़ी हो तो हम उसे अशुद्ध की श्रेणी में रख देते हैं। बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे मैं शुद्धता से बनाऊंगा वोटर लिस्ट, कहा उन्होंने। आप सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है। वर्ड लाए थे बिल्कुल बढ़िया वाला हिंदी का निकाल के, शुद्धता। और शुद्धता के बाद ढेर सारे आरोप। वोट तो चाहे 2 खराब हो, चाहे 10 खराब हो, वोटर लिस्ट तो आपकी पूरी अशुद्ध हो गई। जब 500 लीटर दूध या 2000 लीटर दूध में एक मक्खी पड़ने से पूरा दूध अशुद्ध हो जाता है, तो क्या 7 करोड़ वोटरों में अगर 500 वोटर फर्जी हैं, 500 वोटर घटिया हैं, 500 वोटर खराब हैं, क्या ये पैमाना तय किया आपने? और फिर साहिब जो बढ़ा दिए उनका एड्रेस बता दीजिए, जो घटा दिए उनका एड्रेस बता दीजिए। वो कौन थे, घुसपैठिए कितने थे, फर्जी वोटर कितने थे, अवैध घुसपैठिए कितने थे, अवैध कितने थे, कुछ तो बताइए। कोई तो डाटा बनाया होगा, कोई तो रीजन बनाया होगा। आप किसी चीज को काटने के लिए आपने कहा फॉर्म 7 बना दिया, इसके लिए जोड़ने के लिए फला फॉर्म बना दिया, हर बात के लिए अलग फॉर्म है। तो आपके पास तो फॉर्मों की लिस्ट होगी, बता दीजिए इतने काटे गए, इनके रीजन ये हैं। लेकिन कुछ नहीं बताने की स्थिति में हो आप। आपका एक सूत्री कार्यक्रम है, एनी हाउ बीजेपी को जिताओ। जैसे हमारे साथी कुछ मीडिया के संवर्गीय हैं खिलाड़ी, वो देने लगे 160-65 का आंकड़ा, अमित शाह भी 160-65 का देने लगे, तो चुनाव आयोग भी उसी आंकड़े में बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है। लेकिन कल क्या जवाब देगा सर्वोच्च अदालत में? क्यों अदालत भी अब थोड़ा अपना रुख बदलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब सोच रहे होंगे कि मॉरिशस में कहा बुलडोजर भारत में चल रहा है और यहाँ हमारे ऊपर जूता का बुलडोजर चला दिया, तो वो सोचेंगे, विचार करेंगे। तो अब देश में जवाब देना पड़ेगा, देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन संतोष जी, ये जो 14 लाख वोटरों की चर्चा है, डुप्लीकेट हैं, असली हैं कि फर्जी हैं कि नकली हैं? आप तो कह रहे थे 11,000 वोटों का डिफरेंस है, यहाँ तो 14 लाख बढ़ाने पड़ रहे हैं। नहीं, तो आप ये सोचिए कि 11,000 11,000 वोट आरजेडी मतलब इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में अंतर था। अब तो इंडिया गठबंधन और महागठबंधन हो गया, तब इंडिया महागठबंधन और एनडीए में 11,000 का डिफरेंस था। अब ये 14 लाख का डिफरेंस हो जाएगा तो कौन जीतेगा? देखिए बिल्कुल, और वो सिर्फ डिफरेंस ही नहीं होगा, कुछ चीजें जो है वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, कुछ चीजें इस देश के दर्शकों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग ने जो कहा, चुनाव आयोग ने जिस तरह के दावे किए, उन दावों को समझना भी बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये दावे बेनकाब हुए और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सवाल पूछा, इसको भी समझना जरूरी है। आप एक एसआईआर अभियान लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे, जिससे ये प्योरीफाई हो जाएगा वोटर लिस्ट, यानी शुद्ध हो जाएगा वोटर लिस्ट। उसमें से 65 लाख लोगों के नाम काट देते हैं।
आपसे पूछा जाता है कि भैया ये 65 लाख लोगों के नाम बताओ, आप बताने से इनकार कर देते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है। आपको कहा जाता है कि आपने वोटर आई कार्ड को क्यों नहीं माना? आपको कहा जाता है आपने राशन कार्ड को क्यों नहीं माना? आपको कहा जाता है आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं माना? आप उन तीनों को खारिज करने के तर्क देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपसे अनुरोध करता रहता है कि आधार कार्ड को मान्यता दे दो, आप खारिज करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट फाइनली आदेश दे देता है मजबूर होकर कि आप आधार कार्ड को मान्यता दो, ये आदेश देते हैं। उसके बाद कई तरह के किंतु परंतु सवाल उठते हैं। फिर जो है वो सुनवाई की तारीख तय होती है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख होती है। उससे 24 घंटे पहले आप एक दिन इंतजार कर सकते थे, लेकिन आप उससे 24 घंटे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देते हैं। देश के संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग को कोई भी संस्था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश नहीं दे सकती, वो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 24 घंटे पहले आपने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल ना पूछे। और आपने किस तरह की गड़बड़ी की? इन तमाम गड़बड़ियों को, ये 14 लाख वोटों का हिसाब किताब मैं आपके सामने रखने से पहले जरा क्या-क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या-क्या रिपोर्ट मांगी, और अगले 24 घंटे में क्या रिपोर्ट अब चुनाव आयोग को देना होगा। ज्ञानेश कुमार साहब का झूठ एक बार कैसे पकड़ा गया, चुनाव आयोग का झूठ एक बार कैसे पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मतदाता सूची को साफ करने के बजाय इन्होंने और ज्यादा समस्या को बढ़ा दिया, यानी इसको और ज्यादा गंदा कर दिया है। यहां तक कि सीधे सीधे कहा कि 65 लाख लोगों के नाम सूची देने के लिए जो मजबूर किया गया, लेकिन जिन 3.66 लाख लोगों के नाम, ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आया ना शिव जी, 3.66 लाख वोटरों का नाम जो हटाया गया है, उनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि हमने नाम हटाने से पहले नोटिस दिया, लेकिन सीधे सीधे याचिकाकर्ता के वकील ने कह दिया कि भाई आपने 3.66 लाख जो मतदाताओं के नाम हटाए, उनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया। कैसे आपने ये नाम हटाए, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। और आयोग ने जो 20-21 लाख नए नाम जोड़े हैं, उन आंकड़ों को भी साझा नहीं किया कि ये नाम कहां से आए, कैसे आए, और ये तमाम रिपोर्ट मांगी। अब चुनाव आयोग के वकील साहब जो थे, वो इसको टालते हुए नजर आ रहे थे, कई तरह की बातें, किंतु परंतु ये सब लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अंततः चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दे दिया कि भैया गुरुवार को अगली सुनवाई होगी, और इन तमाम आंकड़ों की डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करे चुनाव आयोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उस बड़ी खबर को भी जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर हेडलाइन दिखा पाए, ये द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर है, और इस खबर ने चौंका दिया है। मैं फिर कहता हूं कि निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र होता है, सरकार को आईना दिखाना, संवैधानिक संस्थाओं की कारगुजारियों का सच जनता के सामने लाना, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो सच सामने रखा है, इस सच ने चौंका दिया है। इस सच ने ज्ञानेश कुमार के झूठ को सामने ला दिया है, चुनाव आयोग के सच को, एक तरह से सच पे जो पर्दा लगा था, उस सच को बेनकाब कर दिया है। और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कई चीजें बताती है, इन तमाम चीजों को, तथ्यों को सामने रखती है, और हम इस पर चर्चा करेंगे। जब ये तमाम चीजें आपके स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब होगा क्या, जरा ये बता, जब तक वो स्क्रीन पर आता है मैं थोड़ा सा आपको जानकारी अलग से दे दूं कि अब होगा क्या, बताते हैं। चुनाव आयोग को 24 घंटे बाद सफाई देनी, चुनाव आयोग को तमाम तथ्यों और आंकड़ों के साथ कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजों को रखना है। लेकिन अब कल चुनाव आयोग की बात नहीं होगी, ज्ञानेश कुमार की बात नहीं होगी। चुनाव आयोग तो कई बार बेनकाब हो गया, ज्ञानेश कुमार तो कई बार बेनकाब हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 माननीय न्यायाधीश इस पूरे मामले को सुन रहे हैं, असली परीक्षा गुरुवार को उनकी होगी। क्योंकि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, जरा देखिए कि 9 अक्टूबर को यानी कल सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है, जो आमतौर पर मैं मानकर चल रहा हूं कि एक फाइनल सुनवाई हो सकती है। और 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, यानी नामांकन की प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत भी हो जाएगी। तो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ साथ, और आपके स्क्रीन पर ये देखिए कि किस तरह से ड्यूबियस और डुप्लीकेट वोटर्स की जो बात कही जा रही है, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये आंकड़ा जो है, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत सारे तथ्यों को सामने रखता हुआ नजर आता है, और इसमें सीधे सीधे
जो जानकारी आई है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। ड्यूबियस डुप्लीकेट अक्रॉस 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हिंदी में आपको बता देता हूं कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 14.35 लाख यानी 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल वोटर लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। जबकि आप क्या चाहते थे, आपने यह कहा था कि हम डुप्लीकेट वोटर्स को हटाएंगे, एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड वाले लोगों को हटाएंगे। लेकिन यहाँ 14 लाख से ज्यादा 14,35,000 डुप्लीकेट वोट्स मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शिफ्टी जो रिपोर्ट बताती है, हमारे दर्शक सुनकर जानकर ये दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे बिहार में तकरीबन 1,32,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी फैमिली, कास्ट, कम्युनिटीज वो सब अलग अलग हैं, लेकिन उनके एड्रेस, उनके पते, ये तमाम चीजें कई तरह की संदिग्ध परिस्थितियां पैदा करती है, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तो 1,32,00,000 मतदाताओं पे सवाल खड़े हो रहे हैं, 14,35,000 डुप्लीकेट वोटर्स आ गए हैं। और ये कैसे आए, कहां से ये नाम जोड़ा गया, वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया जो नाम आपने काटे, उन नामों को काटने से पहले क्या आपने नोटिस दिया? चुनाव आयोग ने झूठ बोल दिया कि हमने नोटिस दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सीधा सीधा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे कई लोगों को आपके सामने खड़ा कर सकते हैं जिनको नोटिस नहीं दिया गया। कई लोगों के नाम काट दिए गए मृत बताकर, जो अभी भी जीवित है। उस तरह की गड़बड़ी तो है, लेकिन उन गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय आपने अचानक इतने नाम कैसे काट दिए, उसका कोई सबूत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और नए मतदाता कहां से जोड़ दिए, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और यहां मैं आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का खुलासा किया था, वो खुलासा वही तो था जो कर्नाटक के लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा का था, कि वहां नाम जोड़े गए, फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए नाम जोड़े गए, अचानक मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। और दूसरा खुलासा जो उन्होंने किया था, वो खुलासा वही तो किया था उन्होंने कि किस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। तो बिहार में ज्ञानेश कुमार साहब ने जो फाइनल वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा सामने रखा है, उसमें नए नाम जोड़े भी गए और पुराने नाम काटे भी गए, यानी दोनों गड़बड़ी की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये गड़बड़ी पकड़ ली है। ये तमाम हम वो वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गड़बड़ी पकड़ ली है, तो निश्चित तौर पर अब चुनाव आयोग एक बार फिर से बेनकाम हो गया। जी शिव जी। संतोष जी, ये सामने आपके वोटर लिस्ट है, 305 नंबर। वोटर का नाम है अजीत कुमार, पिता का नाम है महेंद्र मंडल, उम्र 41 वर्ष, लिंग पुरुष, मकान नंबर 60। ये 305 नंबर है। अगला जो उसका नंबर है वोटर का, एक नंबर थोड़ा कट गया है। वोटर का नंबर है 306। निर्वाचक का नाम है अजीत कुमार मंडल, पिता का नाम है महेंद्र मंडल, मकान संख्या 60, उम्र 40, लिंग पुरुष। मतलब 305 नंबर पे जो वोटर है वो 306 पर भी है, यानी डुप्लीकेट है, एक ही आदमी के दो वोट है। वोट नंबर 311, निर्वाचक का नाम रंगीला कुमारी, पति का नाम प्रीतम कुमार, मकान संख्या 60, उम्र 27 वर्ष, लिंग महिला, JFL 215264, इपिक नंबर 312। 311 पे रंगीला कुमारी, 312 पर भी रंगीला कुमारी। निर्वाचक का नाम रंगीला कुमारी, पति का नाम प्रीतम कुमार, मकान नंबर 60, और उसका इपिक नंबर बदल गया, वोटर नंबर बदल गया, JFL 2209369। चंद्रकिशोर मंडल डबल वोट, गुलशन कुमार डबल वोट, यानी 4 वोट यहां हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चारों डबल है। भैया क्यों, क्या वजह है, क्या इनसे रिश्तेदारी है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर कह रहे हो कि हम पर तो आरोप लगा रहे हो। भैया मैं कह रहा हूं कि दूध में 1 मक्खी गिरे चाहे 20 मक्खी गिरे, दूध तो अशुद्ध हो गया, वोटर लिस्ट तो अशुद्ध हो गई। ये 4 वोटर कैसे एक बूथ पर बने, इसका क्या आपने डेटा चेक नहीं किया? या फिर आपने ये किया कि अगर हम रीडेबल सर्चेबल फॉर्मेट में रखेंगे तो खुद भी सर्च कर पाएंगे, दूसरा भी कर लेगा, इसलिए ना खुद करें ना और को करने दें। हम भी चश्मा ब्लैक लगा लेते हैं, तुम भी चश्मा ब्लैक लगा लो, यानी तुम भी मोतियाबिंद कर लो अपनी आंखों में, हम भी मोतियाबिंद कर लें, ना हमें दिखाई दे ना तुम्हें दिखाई दे। जिसका बन गया वो भी ठीक है, कट गया वो भी ठीक है, जिंदा रहा वो भी ठीक है, मर गया वो भी ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं। भैया फिर
तकनीकी युग का जिक्र क्यों करते हो? मेक इन इंडिया की क्यों बात करते हो भैया? फिर बदलते भारत की बात क्यों करते हो? सबके साथ सबके विकास की बात क्यों करते हो? ये 4 वोटर 4 2 बार क्यों? और ऐसे कितने वोट? आप सर्चेबल रीडेबल फॉर्मेट में बताइए। 1 करोड़ भी वोट निकल सकते हैं, 10,000 भी निकल सकते हैं, 50,000 भी निकल सकते हैं, 5 लाख निकल सकते हैं। क्यों नहीं उन्हें काट रहे? बात वही है, हमारी आदत पड़ गई थी, हम दुकान चलाते थे कम तौलने की, लोगों ने पकड़ लिया है। अब हम कभी तो 9 से 90 ग्राम कह रहे हैं, वो तो मानक ही 9 से 90 ग्राम के होते हैं। वो 10 ग्राम तो मिलता ही नहीं है, हमें भी नहीं मिलता, हम आपको नहीं देते हैं। ज्यादा फिर लोगों ने कहा तो कहा कि भैया अब हम 10 किलो गुड़ इकट्ठी लाते हैं, अब उसे हम 100 ग्राम करके बेचते हैं, तो वो 9.5 किलो तो वैसे ही रह जाती है, तो फिर हम कहां तक पूरी करेंगे, इसलिए हम 950 ग्राम तोलने लगे 1 किलो में। क्या बात है। वो अपने यहाँ कहावत है कि गांव में उपले बीनने वाली औरत का नाम लक्ष्मी होता है नाम नैंसो का आंखों के विकलांग। ये सब चीजें क्यों कही? बुजुर्गों ने एक एक कहावत बड़े ध्यान से की है। अब चुनाव आयोग ये सब कर क्यों रहा है? क्या बीजेपी को 160 सीट जिताने के लिए कि कैसे भी अरे डबल बने होंगे, कभी भी तुम उन्हें वेरीफाई कर दो, पड़ गए वोट, वन क्लिक, इधर क्लिक इतने वोट पड़े, इधर क्लिक इतने वोट पड़े, शाम को बता दिया जाएगा कि मतदान जो कल हुआ था 46%, अब वो 53% हो गया है। क्या तेजस्वी करेंगे? क्या राहुल गांधी करेंगे? क्या फिर सीपीएम करेगी? करेगा कौन? क्या महाराष्ट्र में किसने क्या कर लिया? आपने 7% 8% वोट बढ़ गया रातों रात, क्या कर लिया? ये कर लिया कि एक तरफा विक्ट्री, आपकी 90% स्ट्राइक रेट, आपके सहयोगी दलों का भी 90 नहीं, आपका 90। यानी बिहार में अगर आप 120 सीटें जीतोगे तो 100 सीटें जीतोगे, सिर्फ आपको 22-23 विधायक का जुगाड़ करना हो, वो हो जाएगा। चाहे ऐसे नाक पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़नी नाक है। चुनाव आयोग को चुनाव जिताने का उद्देश्य वो पूरा करना है, चाहे वोटर लिस्ट से घटा के करें, चाहे बढ़ा के करें, चाहे जिला के करें, चाहे मार के करें। समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं कि एनी हाउ हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। हमारे प्रधानमंत्री तो 24 आवर चुनाव पर रहते हैं, प्रचार में रहते हैं। आप कहीं पर भी ले जाइए, हर रैली, हर प्रोग्राम, मन की बात से लेके धन की बात, जनसेवाद के लेके तन की बात, हर जगह आपको चुनावी स्लोगन मिलेगा। उसमें जरूर 2-4 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस आई, जरूर 5-7 शब्द होंगे। मुझे लगता है कि इस देश का सब कुछ जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अरे आपके बच्चे को रोजगार, चाहे नेहरू रहे, चाहे राहुल रहे, चाहे मोदी रहे, और चाहे और कोई आ जाए, रोजगार देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, कोई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारे देश को, हमें शिक्षा में जो कोई सत्ता में रहेगा वो हमें शिक्षा प्रदान कराएगा, हमें जो हेल्थ संभालेगा वो हेल्थ दिलाएगा। हमें क्या मतलब? अरे नाम तो एक वस्त्र है आपके शरीर जैसे। आप घर से एक दिन निकलते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं, अगले दिन आपको शर्ट पैंट अच्छा लगता है, अगले दिन कोट पैंट अच्छा लगता है। यही सरकारें, हम जब चाहते हैं तब बदल लेते हैं। ये मुख्यमंत्री हो चाहे ये प्रधान, कोट पैंट का काम है कोट पैंट काम करेगा, कहते हैं वो सूटेड बूटेड आए। कुर्ता पजामे का काम है वो कुर्ता पजामा करेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई रहे, हमारा काम है सरकार को हमें सुविधा देना। और जब सरकार सुविधा देने से बचने लगे, मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष से भी मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं महंगाई की बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं हेल्थ पर सवाल उठा रहे हो? 18 बच्चे मर गए, एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में पर्दा लगा के कह रहे फिर बताएंगे। अरे मुख्यमंत्री साहब, शिव जी, मुख्यमंत्री साहब आपने क्या सवाल पूछ लिया, ये तो कल ही बता चुके हैं। अब मुख्यमंत्री साहब का वायरल हो रहा है कि तो कल की बात है, पुरानी बात है, बच्चों के मौत को पुरानी बात, कल की बात बता रहे हैं। और अब देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल, ये दिक्कत क्यों खड़ी हो रही है? दिक्कत क्यों खड़ी हो रही है? सवाल है आपसे, आपने बहुत देर रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, संपादकीय लिखा, सब कुछ लिखा। क्या बीजेपी शासित मुख्यमंत्री नहीं होता तो फिर मीडिया का रोल क्या होता? मीडिया चढ़ गई होती, डिबेट हो रहे होते, असंवेदनशील मुख्यमंत्री को लेकर डिबेट हो रहे होते, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो को लेकर डिबेट हो रहे होते। और अगर वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के होते तो उसपे बड़े बड़े वो राहुल गांधी की तस्वीरें लगा के डिबेट करवाई जाती। यहाँ तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर डिबेट करवाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।
हमें याद है कि जब हम पत्रकारिता करते थे, अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर अखिलेश यादव से जवाब मांगते थे। अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री ने कुछ किया, आज किसी की हिम्मत है योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर जवाब मांग ले? आज किसी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर जवाब मांग ले? और कल यहाँ पर आप लक्ष्य कल छोटा क्यों कल किया? मुख्य कल मुख्यमंत्री के सामने एक मंत्री ने एक विधायक का गमछा, मतलब जो स्वागत समारोह में पटका पहनाया गया, वो पटका पलट दिया। बताओ कहां तो खबर। वो विधायक जी भी पहले मुख्यमंत्री, विधायक जी भी माफ कीजिएगा मंत्री रह चुके हैं पहले। तो है हिम्मत किसी की? कहीं है ब्रेकिंग न्यूज? कहीं है और खबर? बड़ी और बड़ी मुश्किल से वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं, वो एक अलग गणित है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो गुस्सा था, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वाराणसी की जनता ने दिखाया था, वो वाराणसी की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा दिया था। तो वो उसकी एक अलग वानगी है। अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे वो हिम्मत, मीडिया की स्वतंत्रता, अरुण पुरी साहब जो आज तक ग्रुप के मालिक है बहुत कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि आप कैसे अजब गजब लोगों को राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी के प्रवक्ता बनाकर बिठाए जा रहे हो, जो आपके एंकर को डांटते डपटते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें उनको भी सोचनी चाहिए कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने देश की पत्रकारिता को बहुत कुछ दिया है, अरुण पुरी ने बहुत कुछ दिया है, मैं ये मानता हूँ शिव जी की बहुत कुछ दिया है, लेकिन संकट का काल है और संकट की घड़ी में आपको एक स्टैंड लेना होता है। उस स्टैंड को अगर वो लेके थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये पत्रकारिता पर उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो उपयोगिता कम होती जा रही है, वो इसीलिए कम होती जा रही है क्योंकि वो जरूरी मुद्दे नहीं उठाते हैं। वो महागठबंधन, विपक्षी इंडिया गठबंधन में मतभेद की बात तो करते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में मतभेद की बात वो नहीं करते हैं। और इस पर तो डिबेट होनी चाहिए थी कायदे से, लंबी चौड़ी डिबेट होनी चाहिए थी। देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपने मतदाता सूची से बाहर कर दिए 3.66 लाख मतदाता, उनके डिटेल आप हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने इन तमाम रिपोर्टों को 9 अक्टूबर यानी कल तक उपलब्ध कराने को कहा है। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात है शिव जी, दिलचस्प बात को सुनिए कि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जो ज्यादातर मतदाता नए मतदाता जोड़े गए हैं, उनको लेकर कोई शिकायत नहीं आई। अरे भाई साहब, शिकायत तो तब आएगी जब आप रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में देंगे। और चलिए नहीं आई, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है, क्या ये चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची होगी? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के पास पहुंची होगी। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आधे एक घंटे में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इसका सफाई दी जाती कि ये डुप्लीकेट वोटर कहां से आ गए। आपकी सफाई करने के बावजूद भी इस तरह के डुप्लीकेट वोटर्स का आना कहीं ना कहीं आपके बीएलओ की व्यवस्था पर, आपके चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था पर, वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि बिहार में जीत हार का अंतर कोई बहुत ज्यादा कम नहीं रहने वाला है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि आखिर कौन सी जड़ी बूटी मिल गई थी भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, कि 243 में से 225 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। और जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोरी को पकड़ लिया, जैसे ही राहुल गांधी ने एसआईआर और वोट चोरी के अभियान को लेकर, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में यात्रा निकाल दी और उस यात्रा का रिस्पांस आने लगा, तो अमित शाह ने 225 सीटें जीतने का जो टारगेट रखा था उसको 160 पर लाकर रख दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। अब 160 सीटों का टारगेट ये बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को अचीव करना है कि चुनाव आयोग को अचीव करवाना है, ये एक बड़ा सवाल है जो कि मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। और 24 घंटे, अब तो मैंने जैसा कहा कि बहुत कम घंटे रह गए हैं, अगले 18-19 घंटे बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रखेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहब से भी ये कहूंगा, जस्टिस बाची साहब से भी, जस्टिस सूर्यकांत साहब से भी, कि चुनाव आयोग लगातार जानबूझकर इस मसले को बार बार टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है एक तो उसने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं गया है, और जानबूझकर चुनाव आयोग टालता है ताकि चुनाव भी निपट जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि एक लंबे अरसे बाद जब नई सरकार बन गई तब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना दिया होता, नई सरकार नहीं बनी होती, तो हम उनको मुख्यमंत्री बना दिए होते। तो मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि जज साहब समय सीमा का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया कीजिए। आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं और कोई जरूरत नहीं है कि आप इतने लंबे लंबे दिन दीजिए, आप मैराथन सुनवाई कर लीजिए ना।
लगातार 24 घंटे सुनवाई कीजिए। चुनाव आयोग को कहिए कि 2 घंटे में डाटा लेके हमारे पास आए। रात को 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे तक सुनवाई कीजिए और अगले 24 से 48 घंटे में फैसला कीजिए। ये बार-बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर कहीं न कहीं आप भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाने का या इसको कुचलने का जो पूरा प्रोसेस और जो षड्यंत्र है, उसके भागी बनते जा रहे हैं। इतने संवेदनशील मसले पर तारीख की ज़रूरत नहीं थी। जब आप अयोध्या वाले मसले पर आखिरी दौर में आकर लगातार 40 दिन तक सुनवाई कर सकते हैं, तो ये जो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला है, इसमें क्यों नहीं आप लगातार 4 दिन, 5 दिन तक सुनवाई करके अंतिम फैसला दे देते? जनता को भी पता लग जाए, वो आपसे न्याय की उम्मीद करे ना करे, आपसे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जनता को भी पता लग जाए। तो कल का दिन इस देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है शिव जी, और इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, वो कल एक बड़ा फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर हम तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई, क्योंकि चुनाव आयोग कई बार बेनकाब हो चुका है, ज्ञानेश कुमार कई बार बेनकाब हो चुके हैं, दोनों का झूठ कई बार पकड़ा जा चुका है, और जहां जीत हार का अंतर कुछ सौ और कुछ हजारों के वोट से होना है, वहां पर अगर आप 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता डाल देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बिहार में चुनावी परिणाम कम से कम इस वोटर लिस्ट के आधार पर कैसा आएगा। चलिए, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और इसी के साथ फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा, विदा भी लूंगा और कल तक का हमें इंतजार करना होगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों से एक अपील जरूर करूंगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सुप्रीम कोर्ट से आपको कल क्या उम्मीद है, और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कल बड़ा फैसला, अहम फैसला कर पाएगा, या फिर एक नई तारीख मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।